एवरीवन, मैं राहुल शर्मा प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे अपन ने देखा मैथ्स का एलसीएम और एचसीएफ का पूरा टॉपिक का तीन वीडियो में लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंस के तहत मैं आज बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अपन पढ़ते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, तो ध्यान दीजिए। तो दुनिया में जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु सब जो भी पाए जाते हैं, उन सब का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे पुराने जो भी चीजें वस्तुएं मिली हैं, जैसे उसका अध्ययन अपन इतिहास के अंतर्गत करते हैं, तो इसी प्रकार जितने भी कुछ जीव जंतु हैं दुनिया में, उन सब का अध्ययन अपन बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो अपन जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों की रचना, स्वभाव, उत्पत्ति, उनके विकास, उन किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अर्थात उनका न्यूट्रिशन, इन सब का अध्ययन उन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात जैविक क्रियाओं का, समस्त जीवों की जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन है जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो जीव विज्ञान शब्द अर्थात बायोलॉजी शब्द कहां से निकल के आया। बायोलॉजी में अगर अपन बात करें तो बायो का मतलब होता है जैव या जैविक, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी का क्या हुआ, जैविक क्रियाओं का अध्ययन या जीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई, वो उनका नामकरण जो किया गया, वो नामकरण किया वैज्ञानिक लेमार्क और वैज्ञानिक ट्रेविरेनस। वैज्ञानिक लेमार्क और वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीवों की जैविक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित एक नाम प्रस्तुत किया, जिसे कहा बायोलॉजी। अर्थात बायोलॉजी का सबसे पहले नामकरण अर्थात उसका उपयोग किसने किया, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1801 और 2 में किया था। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं, जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। अर्थात जीव विज्ञान का पिता किसके कहा जाएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु कौन हुआ, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के विकास, उत्पत्ति और क्रियाकलाप के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने अपने विचार प्रकट किए। किसने किए, अरस्तु ने अपने विचार प्रकट किए। अरस्तु ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसे हिंदी में बात करें तो कहा गया जंतु इतिहास। क्या कहा गया, जंतु इतिहास। ठीक है, तो अरस्तु की इस बुक में अरस्तु ने जो कुछ भी अध्ययन किया जीवों के बारे में, उन सब का प्रकाशन किया। और इसी पुस्तक में अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 जगतों में अर्थात 2 समूहों में, जिसे एक कहा गया जंतु समूह और एक कहा गया पादप समूह। पादप समूह, इन 2 जगतों में अरस्तु ने सभी जीव जंतुओं को बांट दिया और इसी पुस्तक में उन्होंने सभी जीवों की जैविक क्रियाएं, उत्पत्ति, विकास सबका अध्ययन करके इस पुस्तक में छाप दिया। अर्थात अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन की प्रयास किया था। ठीक है, ये बात हुई अरस्तु की। आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद वैज्ञानिक निकल के आए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। इन वैज्ञानिक ने क्या किया, तो चलिए आगे बताता हूं मैं। ये लीनियस स्वीडिश के वैज्ञानिक थे, स्वीडिश देश के वैज्ञानिक थे। इन लीनियस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी नामक एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में उन्होंने आगे का अध्ययन जारी किया और समस्त जीवों को 2 जगतों में ही विभाजित किया। एक नाम था पादप जगत या वनस्पति जगत,
और दूसरा जगत था जंतु जगत, दूसरा जगत जंतु जगत। ठीक है, तो ये लीनियस की आपको पुस्तक याद रखनी है, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, सिस्टेमा नेचुरी। इसके अलावा भी लीनियस ने 3 और बुक लिखी जिसके नाम मैं आपको बताता हूं। एक का नाम सिस्टेमा नेचुरी हो ही चुका है, दूसरी पुस्तक थी फिलोसोफिया बॉटेनिका, फिलोसोफिया बॉटेनिका। तीसरी थी क्लासेस प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम। और चौथी बुक थी जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम। इन 4 पुस्तकों का जो लीनियस ने है प्रकाशन किया था, जिसमें सबसे मेन थी सिस्टेमा नेचुरी, क्योंकि जीव जो लीनियस ने समस्त जीवों का एक अध्ययन की विस्तृत कोशिश की थी, उसमें आधुनिक तरीके से 2 जगतों, पादप जगत और जंतु जगतों में जीवों का वर्गीकरण किया। और जंतुओं के बारे में लीनियस ने काफी आधुनिक तरीके से वर्गीकरण करते हुए लीनियस को जंतु जगत वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक या वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने एक और अच्छा काम किया। वो क्या था वो आपको मैं बताता हूं। वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने क्या किया, जैसे कि पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको वैज्ञानिक नाम देने की प्रथा कैसे स्टार्ट हुई। जैसे आपको पता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। तो ये वैज्ञानिक नाम कैसे देना स्टार्ट हुए, तो ये आप अपन देखते हैं। तो जीवों ने कैरोलस लीनियस ने समस्त जीवों की पहचान के लिए उनको किस नाम से कैसे पहचाना जाना चाहिए, उनकी क्या एक विशेष पहचान होनी चाहिए, इसके लिए कैरोलस लीनियस ने एक द्विनाम पद्धति का विकास किया। कौन सी? द्विनाम पद्धति का विकास किया। द्विनाम पद्धति ये विकास किया उन्होंने सन 1753 ईस्वी में। कब? सन 1753 ईस्वी में। तो ये लीनियस की द्विनाम पद्धति थी क्या, ये मैं आपको समझाता हूं। तो लीनियस की द्विनाम पद्धति के अनुसार लीनियस ने बताया कि समस्त पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सब का नाम जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। किस भाषा के? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। वो 2 शब्द थे क्या? लैटिन भाषा के 2 शब्दों का यूज हर वैज्ञानिक नाम में किया गया। लैटिन भाषा के उन 2 शब्दों में एक शब्द जो था वो वंश के नाम को प्रदर्शित करता था और दूसरा शब्द जो था उस वंश की एक जाति को प्रदर्शित करता था। फिर से बता रहा हूं क्या था। लीनियस की द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का जो नाम है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुआ है, जिसमें एक शब्द वंश के नाम को प्रदर्शित करेगा और दूसरा शब्द जाति नाम को प्रदर्शित करेगा। वंश और जाति के नाम के बाद उस वैज्ञानिक का संक्षिप्त में नाम लिखा जाएगा जिसने सबसे पहले उस जीव को वैज्ञानिक नाम दिया या उसको सबसे पहले नाम से वैज्ञानिक नाम देकर पुकारा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं मानव का वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो ये होमो सेपियंस क्या था? वास्तव में ये होमो जो है एक वंश का नाम है और सेपियंस उसकी एक जाति का नाम है। होमो एक वंश का नाम है जिसकी एक जाति कौन सी है? सेपियंस है। और होमो सेपियंस के बाद लिन संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जो अपन को नहीं जानकारी इसकी। होमो सेपियंस के बाद लिन संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। यह लिन संक्षिप्त नाम लीनियस का ही एक संक्षिप्त शॉर्टकट नाम दिया गया है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम पूरा क्या हुआ? होमो सेपियंस लिन, जिसमें होमो वंश का नाम है और उसकी एक जाति कौन सी है? सेपियंस है। इस आधार पर वैज्ञानिक नामों के आधार पर कई जीवों को वैज्ञानिक नाम दिए गए। तो उसमें कौन कौन से थे? जैसे होमो सेपियंस, गाय को नाम दिया बोस इंडिकस,
बोस इंडिकस। कुत्ते का नाम था कुत्ता कैनिस फैमिलियस, कैनिस फैमिलियस। बिल्ली का नाम था फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका और इत्यादि। दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसकी आपको पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपको यहां से, जैसे आप यहां नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहां से आप वो नोट्स डाउनलोड कीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था लीनियस की द्विनाम पद्धति, जो मैं आपको क्लियर बता चुका हूं कैसे कैसे सबको वैज्ञानिक नाम दिए गए। तो आगे आगे एक वैज्ञानिक और निकल के आया है जिनका नाम था रॉबर्ट विटकर। रॉबर्ट विटकर, ये रॉबर्ट विटकर का कार्य क्या था? तो देखिए दोस्तों, लीनियस ने समस्त जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित करके उनके बारे में जानकारी प्रस्तुत की, लेकिन रॉबर्ट विटकर ने सन 1969 में एक 5 जगत प्रणाली का विकास किया। कौन सी? 5 जगत प्रणाली का विकास किया। ये 5 जगत प्रणाली थी क्या? तो पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, 5 जगत प्रणाली का मतलब है जैसे लीनियस ने 2 समूहों में अर्थात 2 जगतों में विभाजित किया, उसी प्रकार रॉबर्ट विटकर ने समस्त जीव जंतुओं को 5 जगतों में विभाजित किया। कितने जगतों में? 5 जगतों में विभाजित किया, और इसे रॉबर्ट विटकर की 5 जगत प्रणाली कहते हैं। तो पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो जैसे रॉबर्ट विटकर ने 5 जगतों में विभाजित किया, तो वो विभाजन किस आधार पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट विटकर ने समस्त जीवधारियों को जिस आधार पर विभाजित किया, उनका विभाजन था कोशिका के आधार पर। किस आधार पर? कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर। तो ये कोशिका है क्या, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो पहले थोड़ा सा जान लीजिए, कोशिका किसी भी जीव की कार्यात्मक अर्थात संरचनात्मकता। ये कार्यात्मक मतलब समस्त जीवों को जो कार्य करने के लिए जो अंग हैं, उनकी कैसी रचना है, ये सब जो, और उनकी जो संरचना है, ये सब काय से बनी होती है? तो उसकी सबसे छोटी इकाई मानी जाती है कोशिका। क्या मानी जाती है? कोशिका। सभी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, अर्थात कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक। और ऊतक मिलकर, सभी ऊतक मिलकर मानव के अंगों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? मानव के अंगों का निर्माण करते हैं। तो आइए मैं अपन बात करते हैं रॉबर्ट विटकर की 5 जगत प्रणाली। तो रॉबर्ट विटकर ने कोशिका के आधार पर समस्त जीव जंतुओं को 5 जगतों में विभाजित किया, जिसमें से पहला जगत था मोनेरा जगत। कौन सा? मोनेरा जगत। ये मोनेरा जगत था क्या? तो मोनेरा जगत में रॉबर्ट विटकर ने सभी प्रकार के एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव जंतुओं को सम्मिलित किया। फिर से बता रहा हूं, किसके? रॉबर्ट विटकर ने मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया। ये प्रोकैरियोटिक जीव थे क्या? तो पहले प्रोकैरियोटिक जीव वो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक अर्थात कोशिका का ही एक प्रकार होता है। मतलब क्या है? कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है क्या? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है वो कोशिका जिसमें कोशिका का केंद्रक नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? कोशिका का केंद्रक नहीं पाया जाएगा, और उसमें कोशिका का कोई भी अंग विकसित नहीं हो पाएगा। वो कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी। अर्थात एक अविकसित कोशिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक अविकसित, जिसका विकास पूर्णतः नहीं हो पाया है, एक वो कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और जिस कोशिका में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक अर्थात जितने भी अंग होते हैं कोशिका के, और उसमें केंद्रक होता है, उन सब का निर्माण हो चुका है, वो विकसित हो चुके हैं, वो कार्य करना आरंभ कर दिया है, तो वो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो दोस्तों पहले आप एक चीज समझिए कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के आधार पर कोशिका क्या होती है। तो एक चीज बताइए मुझे, कोई कोशिका है मानव के शरीर में
कई करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, किसी भी एक अंग में करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो मानव का शरीर विकसित होता है वो कैसे होता है? तो मानव का शरीर विकसित होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। काय के द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। क्योंकि कोशिका में कोई जैविक क्रिया तो होगी नहीं जो वो अपने आप को और डेवलप करके एक से दूसरी कोशिका बना दे, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब एक यूकैरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित हो जाती है तो वो अपना खुद का विभाजन करती है। क्या करती है? खुद का विभाजन करती है, और खुद का विभाजन करके दो नई कोशिकाएं बनाती है। क्या बनाती है? दो नई कोशिकाएं बनाती है। तो जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे जनक कोशिका कहते हैं, और विभाजन के बाद बनी दो नई कोशिकाओं को संतति कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतति कोशिका कहा जाता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कोशिका विभाजन नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आइए अभी अपन यहीं चलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो अपन बात कर रहे थे मोनेरा जगत की। तो मैंने आपको बताया कि मोनेरा जगत में सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जलीय जीवों को सम्मिलित किया गया है। मतलब जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होगी और एक ही कोशिका के वे बने होंगे, और वे सागर और महासागर अर्थात बड़े बड़े महासागरों में जल में निवास करेंगे। तो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए जीवाणु हो गया, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु आदि इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। दूसरा जगत था प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में क्या किया गया? तो ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टा जगत में सभी प्रकार के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जलीय जीवों को सम्मिलित किया गया। फिर से बता रहा हूं, किस किस को किया गया कि एक कोशिका के बने होंगे, जो जीव एक कोशिका के बने होंगे, लेकिन उनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक नहीं अर्थात यूकैरियोटिक होगी। कौन सी होगी? यूकैरियोटिक होगी, अर्थात पूर्णतः विकसित होगी, यूकैरियोटिक, और वे जल में ही निवास करेंगे। क्या होंगे? जल में ही निवास करेंगे, अर्थात वे जलीय होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से होंगे ये? जैसे अपना युगलीना हो गया, युगलीना। और प्रोटोजोआ जगत में जितने भी जंतु आते हैं वो सब क्या? प्रोटोजोआ, अर्थात एक वर्गीकरण है विज्ञान का। जितने भी जीव जंतुओं का एक बहुत बड़े आधार पर वर्गीकरण किया गया है, वो मैं आपको बाद में टॉपिक करवाऊंगा। तो जो एक जगत है प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ जगत में कई प्रकार के जंतुओं को शामिल किया गया है। तो जितने भी जंतु आते हैं वो क्या किस जगत में रखे गए? प्रोटिस्टा जगत में। तो एक युगलीना और प्रोटोजोआ जगत के समस्त जीव जंतुओं को। तो ये युगलीना क्या है? तो ध्यान दीजिए, युगलीना है जो एक कोशिकीय जीव है और वो यूकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। तो युगलीना जो है, युगलीना को कहा जाता है जंतु और पादपों के बीच की कड़ी। क्या कहा जाता है? जंतु और पादपों के बीच की कड़ी। मतलब क्या है? इसमें कुछ गुण जंतुओं के भी होंगे और कुछ गुण पादप अर्थात पेड़ पौधों के भी होंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसे युगलीना में एक बढ़क पाया जाता है जिसका नाम है हरितलक, क्लोरोफिल, सॉरी क्या नाम बढ़क है? क्लोरोफिल। युगलीना में क्लोरोफिल पाया जाता है जो सिर्फ पादपों की पत्तियों में ही पाया जाएगा। तो युगलीना में क्यों पाया जा रहा है? तो युगलीना में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण युगलीना जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेता है, और जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर ले वो उसे कहते हैं स्वपोषित। क्या कहेंगे? स्वपोषी या स्वपोषित, ठीक है। और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो यही युगलीना जो होता है अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करेगा। तो अर्थात ये इतर पोषित या परपोषित का परपोषी भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपोषी। फिर से बता रहा हूं, युगलीना में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण खुद कर सकता है, तो ये स्वपोषी कहलाएगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम नहीं होता, और तब जाके ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करेगा, अर्थात ये परपोषी भी कहलाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि आया होगा कि जंतु और पादपों के बीच की कड़ी से क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जगत है अपना पादप जगत। पादप जगत,
तो पादप जगत, अब एक चीज समझिए आप पहले कि जो भी अपन चीज खुली आंखों से देख सकते हैं, कोई भी वस्तु है, वस्तु नहीं अर्थात जीव है, कोई भी जीव है जिसे अपन खुली आंखों से देख सकते हैं, तो ध्यान रखिए वो जीव होगा बहुकोशिकीय। क्या होगा? बहुकोशिकीय। क्योंकि एक कोशिका को खुली आंखों से देखना संभव नहीं होता, उसे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। तो जो पादप जगत है वो अपन सभी प्रकार के पेड़ पौधे पुष्पों को देख सकते हैं। तो पादप जगत में सभी प्रकार के बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादपों अर्थात वनस्पतियों को सम्मिलित किया गया, जिनमें अधिकांश हरित लवक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जिनमें हरित लवक पाया जाएगा। हरित लवक पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकेंगे, और पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ही अपने कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इसमें एग्जांपल के लिए कौन कौन से आ जाएंगे? तो सभी प्रकार के पुष्पीय पौधे, जो फूल वाले पौधे होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, बीज हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं आदि। तो ये कौन सा जगत हुआ? अपना पादप जगत। नेक्स्ट जगत है अपना कवक या फंजाई जगत। कवक या फंजाई जगत। अच्छा, कवक और फंजाई आप जानते होंगे क्या होता है। तो भोजन को अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर, ज्यादा दिन हो जाते हैं तो उसके ऊपर फफूंद, सफेद सफेद टाइप की फफूंद जम जाती है, जिसे अपन कहते हैं कवक या फंजाई। ठीक है, तो कवक और फंजाई जगत में सभी यूकैरियोटिक परपोषी जीवों को सम्मिलित किया गया। किसे? परपोषी जीवों को सम्मिलित किया गया, जिनका जो है पोषण जो है, जिनको न्यूट्रिशन जो है अवशोषण क्रिया के द्वारा दिया जाता है। अवशोषण क्रिया के द्वारा दिया जाता है। अवशोषण क्रिया के द्वारा कैसे? जो उनका जो न्यूट्रिशन है सड़े गले पदार्थों को खाकर ही मिलता है। उनको जो उनका जो विकास होगा, उनका जो शरीर डेवलप होगा, वो कैसे होगा कि वो अवशोषण अर्थात सड़े गले पदार्थों को खाकर ही वो अपना क्या करेंगे? अपने न्यूट्रिशन का निर्माण करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। काय की बनी होती है? काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, जो आपको मैं बताऊंगा। और उनकी शर्करा जो होती है वो होती है पॉलीसेकेराइड शर्करा। कौन सी? पॉलीसेकेराइड। अब ये पॉलीसेकेराइड कौन सी है, क्या है ये, तो मैं ये आपको न्यूट्रिशन में पढ़ाऊंगा, पोषण वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये पॉलीसेकेराइड नामक पॉलीसेकेराइड टाइप की शर्करा होती है। अब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट जंतु जगत। जंतु जगत। तो जंतु जगत में रॉबर्ट विटकर ने सभी प्रकार के बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा। यूकैरियोटिक जीवों को रखा जिनका जो निर्माण है, वो जिनका जो निर्माण शारीरिक संरचना के आधार पर किया गया। जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई? शारीरिक संरचना अर्थात उनको एक स्ट्रक्चर अर्थात शरीर प्रदान किया गया। तो उदाहरण के लिए कौन से होंगे? हाइड्रा, ध्यान रखना, हाइड्रा बहुत पूछा जाता है। हाइड्रा हुआ, जेलीफिश, वेल हुई, मछली, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य जो है वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? जंतु जगत में आ जाएंगे। तो ये था रॉबर्ट विटकर का 5 जगत प्रणाली, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कराया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कोशिका, जिसके बारे में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अंग क्या क्या हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और मैं आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।